हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सॉल्ट एकेडमी वंस अगेन। आज हम हीट प्रोसेसेस पढ़ेंगे। हीट प्रोसेसेस फार्मास्यूटिक्स में बहुत सारी जगहों पे हीट की रिक्वायरमेंट होती है। हीट प्रोसेसेस यूज़ होते हैं जैसे डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन और फ्यूजन, इग्निशन। ड्राइंग प्रोसेसेस में हॉट एयर पास कराई जाती है और एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड ड्रग्स। इन बहुत सारी प्रोसेसेस में हीट इज़ अ मस्ट रिक्वायरमेंट। तो थोड़ा सा हीट के बारे में जानते हैं। हीट क्या होता है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी और वन पार्ट ऑफ अ बॉडी टू अनदर पार्ट when there is a difference in temperature। यानी जब भी कहीं कोई एक बॉडी है, मान लीजिए उसका एक पार्ट बहुत गर्म है, एक पार्ट थोड़ा कम गर्म है या ठंडा है, तो गर्म से ठंडे की ओर वो जो हीट है, वो जो एनर्जी है, वो ट्रांसफ़र होगी धीरे धीरे। तो इसी ट्रांसफ़र ऑफ हीट को हम क्या जो टेम्परेचर है उसको कहेंगे कि टेम्परेचर इज़ अ डिग्री ऑफ हॉटनेस। जहाँ कहीं कम गर्म है या ठंडा है तो हम इसको कोल्ड बोलेंगे, और जहाँ गर्म है उसे हॉट बोलेंगे। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज़ टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर हीट एनर्जी के फॉर्म में रहता है। हीट एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ उसका मूवमेंट होता है। तो इट्स अ डायनामिक प्रोसेस। तो अब फार्मास्यूटिक्स में अगर हम हीट को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो देर आर वेरियस सोर्सेस कि हम कहाँ से हीट लाएंगे। तो हीट लाते कैसे हैं? हम कुछ गर्म करते हैं तो हीट निकलती है, वो हम यूज़ करते हैं बाद में। तो अगर हम किसी सॉलिड को गर्म करें, तो जैसे हम कोल गर्म करते हैं, कोयला, तो उससे हमें हीट ऑब्टेन होता है। लिक्विड को गर्म करें तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, ये सब चीज़ें। और अगर हम गैसेस गर्म करें तो नेचुरल गैस हो गया, है ना। तो इन सॉलिड, लिक्विड, गैसेस बहुत सारे स्टेट्स में आपको मिल जाता है। सॉलिड स्टेट में भी, लिक्विड स्टेट में भी और गैसेस स्टेट में भी आपको फ्यूल मिल जाते हैं। ये फ्यूल जो है गर्म करने पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। हीट एनर्जी हम बाद में अलग अलग प्रोसेसेस में यूज़ करते हैं। तो जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो ट्रांसफ़र होती है कई तरह से, जैसे कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन क्या होता है? मूवमेंट और ट्रांसफ़र ऑफ हीट from one body to another or one part of body to another part without movement of molecules और particle। वो बस अपना मोमेंटम दे देंगे और उससे हीट चली जाएगी, तो हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी। यानी किसी पार्टिकल को यहाँ से वहाँ जाना नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हीट का मूवमेंट है, टेम्परेचर हायर से लोअर की तरफ जा रहा है। तो ये है कंडक्शन प्रोसेस, है ना। कंडक्शन में आपका जो सबसे कॉमन एग्जांपल आपका किसी लोहे की रॉड है लंबी, उसका एक पार्ट गर्म किया जाए और दूसरा पार्ट ऑब्वियसली ठंडा रहेगा, तो वो गर्म पार्ट से ठंडे पार्ट की तरफ मूवमेंट होगा हीट का धीरे धीरे। ये पार्ट भी, नेक्स्ट पार्ट भी उसका अनदर एंड जो है, एक एंड गर्म है एक एंड ठंडा है, तो दूसरा एंड भी गर्म होने लगेगा। ये है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो ये कंडक्शन होता है। कन्वेक्शन क्या होता है कि पार्टिकल जो गर्मी लिए रहते हैं अपने अंदर, वो खुद मूवमेंट करते हैं, खुद मूव करके फिर दूसरी जगह जाके उन्हें भी गर्म करते हैं। तो पार्टिकल्स का डायरेक्ट मूवमेंट, इन्वॉल्वमेंट होता है यहाँ पे, और ये सर्कुलेशन एक तरह से चलता है। तो इसका खास एग्जांपल, आप बीकर में पानी गर्म कर लें, पानी गर्म करके देखें तो उसका मॉलिक्यूल्स जो है, नीचे वाला जो गर्म हो रहा है, मान लीजिए नीचे कोई चिमनी लगाई है आपने, है ना, बंसन बर्नर लगाया हुआ है, तो अपने आप उसका जो पार्टिकल है हीट पाते ही
वो लाइट होगा, फिर बाहर की ओर ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर जाएगा तो वो पूरी एनर्जी लेके ऊपर जा रहा है, तो ऊपर वाले जो ठंडे पार्ट है उनको भी एनर्जी दे दे रहा है। जब उनको एनर्जी दे रहा है वो ठंडा हो जा रहा है, फिर नीचे का और ऊपर जा रहा है, फिर वो जो डिस्प्लेस हो जा रहे हैं मॉलिक्यूल नीचे वाले, वो जगह भी तो भरी जाएगी, तो ऊपर वाले पार्टिकल्स नीचे आएंगे, तो ये सर्कुलेशन चलेगा, तो हीट अपने आप पार्टिकल मूव करके हीट यहाँ से वहाँ दे रहे हैं, ट्रांसफ़र दे रहे हैं। तो ये कन्वेक्शन प्रोसेस है। तो कंडक्शन और कन्वेक्शन में आपको अंतर क्लियर समझ में आ गया होगा। कंडक्शन में हीट ट्रांसफ़र होती है बट पार्टिकल्स मूव नहीं करते, और कन्वेक्शन में पार्टिकल्स मूव करते हैं तब जाके हीट ट्रांसफ़र होती है। रेडिएशन देखते हैं। हीट का ट्रांसफ़र एक दूसरे तरीके से भी होता है रेडिएशन से। इसका बहुत एक ख़ास एग्जांपल है सन, या कोई आपने लैंप जला रखा है उससे, तो हीट जो हमें आती है महसूस होती है, हम सूरज की रोशनी से हीट पाते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेस के थ्रू आ रहा है। अब यहाँ किसी पार्टिकल्स का नहीं, वेव्स उनको लेके आ रही है। तो वेव्स जो है, जैसे इंफ्रारेड रेडिएशन है, वो आपको गर्मी देती है, ठीक है। तो एक इसमें एक और तरीका है कि आपने इलेक्ट्रिसिटी जलाया, तो जो हम सोर्स ऑफ हीट पढ़ रहे थे उसमें सॉलिड जलाया, लिक्विड जलाया और गैसेस जलाए, तो उनसे हीट हमें मिला। एक और तरीका है कि आपने प्लग इन किया और फिर स्विच ऑन कर दिया, हीटर ऑन हो गया। तो हीटर ऑन होते ही उसमें से रेडिएशन निकली, एनर्जी, हीट एनर्जी आ रही है, तो दैट इज़ अनदर फॉर्म। और वो इनफैक्ट मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का ही यूज़ होता है हीट के लिए जब भी हम यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो वो सबसे अच्छा सोर्स है, और उसमें हम उसको बैलेंस कर सकते हैं, हीट को अमाउंट उसका बैलेंस कर सकते हैं। दूसरा कि थोड़ा वो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कम देता है, क्योंकि उसमें से जो गैसेस निकलती हैं वो नहीं होती हैं। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। तो मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हीट करने के लिए कोई भी चीज़। ये तो था हीट के ट्रांसफ़र के प्रोसेस। बाकी आपकी डेफिनेशंस अगर हम देखें तो प्रोसेस की बात करें तो इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, एक्सिकेशन, टेसिकेशन, स्प्रे ड्राइंग, फ्यूजन, कैल्सिनेशन, इग्निशन, डिस्टिलेशन, ये कई सारे प्रोसेसेस है जिसमें हीट इन्वॉल्व होती है। तो वन बाय वन हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानेंगे। तो पहला हम इवेपोरेशन देखते हैं। इवेपोरेशन क्या होता है? इट इज़ द सरफेस इन्वॉल्वमेंट। तो यानी आपको सरफेस पे, वाटर के सरफेस पे हीट दी जाएगी, और सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आप वेपर फॉर्म में निकल जाएंगे, और फिर दूसरी लेयर आ जाएगी, फिर वो वेपर फॉर्म में निकलेगी। तो हीट आप नीचे से दे रहे हैं या कहीं से भी ऊपर से दे रहे हैं, मॉलिक्यूल्स गर्म हो रहे हैं तो सरफेस से उड़ के चले जा रहे हैं। ये है इवेपोरेशन प्रोसेस। ये किसी भी टेम्परेचर पे होता है, रूम टेम्परेचर पे भी इवेपोरेशन होता है, लेकिन हमें उतना ख़ास पता नहीं चलता, विजिबल कम होता है। उसी को हीट दे देते हैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी उड़ता है। और फिर एक बॉइलिंग पॉइंट आता है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो किसी एक ख़ास टेम्परेचर पे होगा, और वो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर वो वेपर प्रेशर हो जाएगा, तो वो बहुत एडवांस होगा। तो ये इवेपोरेशन ऑल टेम्परेचर्स पे हो सकता है। यही एक डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट और इवेपोरेशन। और बाकी इवेपोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमेना। सरफेस फिनोमेना में क्या होगा कि कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे इवेपोरेशन के लिए, जो कि आपको इवेपोरेशन को बढ़ाएंगे या घटाएंगे। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे आपका अगर ये सरफेस इन्वॉल्वमेंट है तो सबसे बड़ा फैक्टर होगा सरफेस, यानी उसका सरफेस एरिया कितना है लिक्विड का। आपने पैन छोटा लिया है या पैन बहुत बड़ा है, ऐसे कढ़ाई जैसा है, तो ज़्यादा अच्छा उड़ेगा सरफेस से। और अगर उसका सरफेस एरिया कम है तो कम इवेपोरेट होगा, क्योंकि नीचे का इन्वॉल्वमेंट होगा नहीं, सिर्फ सरफेस इन्वॉल्वमेंट है, वेपर बनता जाएगा, उड़ता जाएगा। तो ये सरफेस एरिया बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर एक फैक्टर है कि हीट आप कितना दे रहे हैं, टेम्परेचर कितना रख रहे हैं। ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो ज़्यादा तेज़ी से प्रोसेस होगा, और कम टेम्परेचर रखेंगे तो धीरे धीरे इवेपोरेशन होगा, ठीक है। और एक और फैक्टर है कि आपने
इकोनॉमी को कंसीडर करते हुए प्रोसेस अपनाया है कि नहीं। ज़्यादा महंगा प्रोसेस यूज़ करेंगे तो मान लीजिए प्रोडक्ट आपका बन रहा है, वो आपको सस्ता प्रोडक्ट बनाना है तो वो महंगा पड़ जाएगा क्योंकि उसकी प्रोसेस बड़ी महंगी हो रही है। तो थोड़ी इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना होता है। और बाकी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसका वेपर प्रेशर है, ये चीज़ें भी थोड़ी बहुत अफेक्ट करती हैं इवेपोरेशन में। तो इवेपोरेशन जो है इसमें ब्रॉडली देखा जाए तो कई मेथड्स होते हैं। एक तो लेबोरेटरी मेथड पे आप करेंगे तो बंसन बर्नर आपने जलाया और फिर ऊपर एक बीकर रख दिया और फिर वो जल रहा है उसमें से, या भी जो भी लिक्विड है उससे इवेपोरेट हो रहा है, और आपको जो करना है वो कर लिया। आपने कॉन्सेंट्रेटेड मैटर चाहिए तो वो इवेपोरेट करके कॉन्सेंट्रेट कर देगा अमाउंट। ये स्मॉल स्केल पे यानी लेबोरेटरी स्केल पे अगर करेंगे तो बंसन बर्नर से कर सकते हैं, या फिर वाटर बाथ या सैंड बाथ, ग्लिसरीन बाथ, कई सारे पैराफिन बाथ, कई सारे वो होते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, छोटे छोटे बाथ होते हैं। उसमें डायरेक्टली हम हीट देने में थोड़ा सा दिक्कत ये होती है। मान लीजिए आपने बंसन पे दिया तो वो डायरेक्ट हीट इन्वॉल्वमेंट है, वो डायरेक्टली जा रहा है, उस पैन पे लग रहा है, तो वो कभी कभी अंदर का जो कंपोनेंट है, जो मान लीजिए एक्टिव कंपोनेंट है, आपने फार्मास्यूटिक्स में देखा है कि एक्टिव ड्रग कंपोनेंट जो होता है वो कभी कभी बहुत सेंसिटिव होता है टेम्परेचर को लेके, तो इसलिए डायरेक्ट हीट नहीं दे सकते। तो ऐसे केस में हम बाथ यूज़ करते हैं, स्मॉल स्केल की बात अगर करें तो। अगर हम लार्ज स्केल में जाते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में बहुत सारे बड़े बड़े कंटेनर्स यूज़ होते हैं, और उसमें दो टाइप के होते हैं, एक इवेपोरेटिंग पैन होता है, एक इवेपोरेटिंग स्टिल होता है। तो इवेपोरेटिंग पैन कैसा है, कढ़ाई जैसा होता है समझिए आप इसको, और खुली कढ़ाई है, ऊपर से आपने लिक्विड भर दिया। अब वो पैन जो कढ़ाई है उसके नीचे एक और पैन है, तो बीच में स्पेस है, जैकेटेड है, जैकेट है वो पूरा समझ लीजिए ऐसे। तो जो खाली स्पेस है इसके अंदर से एक इनलेट दे के स्टीम पास कराई जाती है, इसमें हीट नहीं देती, नीचे से हीट स्टीम पास कराए हैं तो बहुत हॉट स्टीम आती है, तो वो पूरा सरफेस अपने आप धीरे धीरे गर्म कर देती है पैन का, और वो धीरे धीरे इवेपोरेट होता है मैटर। जब इवेपोरेट होता है तो फिर पैन के अंदर से एक आउटलेट निकला रहता है, तो आपने नॉब खोला और जो जितना भी कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट चाहिए वो निकल आता है। उसमें एक चीज़ खास ध्यान देने वाली ये रहती है कि जो पैन को स्टर करना होता है, एजिटेशन उसमें कराते रहना होता है, मतलब किसी चीज़ से चलाते रहना होता है, क्योंकि सरफेस पे कभी कभी एक लेयर बन जाती है, तो वो लेयर हटाना होता है, नहीं तो वो इवेपोरेशन को इनहिबिट करती है, थोड़ा इवेपोरेशन कम कर देगी। तो ये सरफेस को भी इसको क्लीन करते रहना होता है। और दूसरा, उस पैन की जो सरफेस है उस पे जो अंदर का सॉलिड मैटर है जो भी घुला हुआ वो चिपकने लगे उसको थोड़ा बहुत खुरचने पड़ता है, तो ये उसको भी क्लीन करना होता है एजिटेशन के थ्रू, और ये सरफेस का भी एक जो लेयर होती है वो हटानी होती है। तो बीच बीच में एजिटेशन बहुत ज़रूरी है इसमें, पैन में, इवेपोरेटिंग पैन में। एक दूसरा होता है इवेपोरेटिंग स्टिल, उसमें भी ऐसे पैन की तरह होता है, ऐसे पैन है, उसके नीचे जैकेट है, स्टीम जा रही है, गर्म कर रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, लेकिन एक ख़ास अंतर ये होता है कि जो ऊपर का है वो खुला नहीं होता, वो ढका होता है, ढक दिया जाता है, और उसके अंदर से एक पाइप निकाल के वो कंडेंसर से कनेक्ट कर दिया जाता है। जो कंडेंसर से कनेक्ट करते हैं तो जो भी भाप बन रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, वो हवा में नहीं जाएगा, वो कंडेंसर में जाएगा। कंडेंसर क्या होता है, पतली पाइप्स होती हैं, और उन पाइप के ऊपर एक ठंडी चीज़ की जैकेट होती है, चाहे वाटर की चाहे जिस चीज़ की, तो वो जो वेपर है उनको कूल डाउन करके वापस से सॉल्वेंट लेके आ जाता है वो। तो उसके नीचे एक सॉल्वेंट का निकला रहता है आउटलेट, तो वो सॉल्वेंट हम निकाल लेते हैं उससे, जो भी लिक्विड उड़ता है, बाकी यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट हमको मिल जाता है इसका। तो ये इवेपोरेटिंग पैन और स्टिल में थोड़ा अंतर है। बाकी एक और प्रोसेस है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, आपको मैंने एक बार नहीं शायद नहीं बताया, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस 3 स्टेट्स होती हैं। तो जब हम हीट देते हैं तो सॉलिड से लिक्विड में बदलता है कोई भी मैटर, फिर वो मैटर जब फिर और हीट देते हैं तो वो लिक्विड से गैसेस में बदल जाता है। लेकिन देयर आर सम सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन नेचर जो कि डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट।
यानी इस लिक्विड वाले स्टेट में नहीं बदल के वो डायरेक्टली गैस में बन जाते हैं, तो वो सॉलिड से ही उड़ जाते हैं हीट देते ही, तो हीट मिलते ही ऐसा हो जाता है। तो ये आपका एक बड़ा वो अनोखा सा वो है। तो इसमें क्या है कि सब्लिमेशन प्रोसेस है, इसमें सब्लाइम की जाती है लिक्विड, तो जो बनता है फाइनली, अच्छा जो वेपर बना उस वेपर को हम वापस से कंडेंस करके उसको कूल डाउन कर लेते हैं, तो वो फिर से सॉलिडिफाई हो जाता है, वो सॉलिड हमें वापस ऑब्टेंड हो जाता है। तो ये सब्लिमेशन जो है मेनली हम प्योरिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मैटर इम्प्योरिटीज़ अगर हैं उसमें प्रेजेंट, तो हमने क्या किया, अपना जो मैटर है उसको उड़ाया और फिर वेपर बना के फिर वापस लेके आ गए, इसको कंडेंस कर लिया, जो इम्प्योरिटी है इधर बच गई, तो ये सॉलिड इम्प्योरिटी इधर बच गई। ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस है सब्लिमेशन प्योरिफिकेशन के लिए। इवेपोरेशन आप जान गए। एक्सीकेशन, अब जैसे एक्सीकेशन होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बहुत सारे कंपोनेंट्स में प्रेजेंट होता है। उस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को भी अगर हमें हटा देना हो, रिमूव करना हो, क्रिस्टलाइज फॉर्म में जो वाटर उसके मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं उनको भी रिमूव करने के लिए हम हीट देते हैं। तो हीट हम इनको देते जाएंगे और धीरे धीरे वो मॉलिक्यूल्स हटते जाएंगे। तो जैसे एक सबसे कॉमन एग्जांपल आपका कॉपर सल्फेट है। तो कॉपर सल्फेट में आप 5 मॉलिक्यूल पेंटाहाइड्रेट है, तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। अब इसको अगर गर्म करना हो, हमें इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हटाना हो, ये वाटर क्रिस्टलाइज फॉर्म है, तो हमने इसको हटाना है तो हीट किया पहले हमने 30 डिग्री पे। फर्स्ट टाइम हम 30 डिग्री पे इसको हीट करेंगे, उसमें से 2 मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। फिर हमने हीट किया उसको 100 डिग्री पे उसी को, फिर जो बचे हुए 3 मॉलिक्यूल्स हैं उसमें से 2 और मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। फिर हम जो एक मॉलिक्यूल बचा उसमें मोनोहाइड्रेट बचा, कॉपर सल्फेट मोनोहाइड्रेट, अब इस मोनोहाइड्रेट को भी उड़ाना है तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऐड करेंगे, तो वो भी मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल भी बचा हुआ निकल जाएगा। तो ये प्योर एनहाइड्रस फॉर्म हो गया। तो अभी हाइड्रस फॉर्म में था कैल्शियम सल्फेट, पेंटाहाइड्रेट फॉर्म में या हाइड्रस फॉर्म में, किसी भी नंबर में हो, किसी भी कंपाउंड का हो, वो हाइड्रस फॉर्म में। जैसे उसको हीट दिया, उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पूरा निकल गया, तो अब वो वापस से एनहाइड्रस फॉर्म में आ गया, बिल्कुल प्योर एनहाइड्रस फॉर्म, उसमें वाटर मॉलिक्यूल अब नहीं है। तो हम हाइड्रस से एनहाइड्रस फॉर्म में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हटाने के लिए एक्सीकेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। अच्छा, एक डेसिकेशन प्रोसेस है, इसमें क्या करते हैं, इसमें भी वाटर हटाते हैं, लेकिन इसमें जैसे आपने कोई कंपोनेंट लिया, उससे सारा वाटर निकाल लिया, झाड़ लिया, लेकिन फिर भी पार्टिकल्स में वाटर एडहेयर्ड है, चिपके हुए हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में लगे हुए हैं। ऐसा क्रिस्टलाइजेशन वाला वाटर नहीं है, लेकिन नॉर्मली एडहेयर्ड वाटर है पार्टिकल्स में या मॉलिक्यूल्स में। तो सॉलिड फॉर्म में सॉलिड आपका कंपोनेंट है, उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स अपना एडहेयर्ड है, चिपके हुए पानी का। तो उसको हटाने के लिए आपको डेसिकेशन प्रोसेस, हीट फिर से देंगे। हीट इसमें देंगे तो कैसे हीट देंगे कि नॉर्मली हम इसमें हीट क्या देंगे, कुछ ड्राइंग कंपोनेंट होते हैं, तो ड्राइंग एजेंट्स यूज़ करेंगे, जैसे कैल्शियम क्लोराइड है, सिलिका है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है। इन चीज़ों को हम पहले एक सतह पे ले लेंगे, वो क्या करेंगे, वाटर अपने आप सोख लेंगे, तो जो भी मॉइस्चर है उसको अपने आप ऑब्जॉर्ब कर लेंगे हीट देने के बाद। तो ये एक अच्छा प्रोसेस है डेसिकेशन। स्प्रे ड्राइंग में देखें तो एक पैन है बड़ा सा, समझें, एक मान लीजिए टॉप से या बॉटम से किसी भी एक साइड से आप प्रोडक्ट भेज रहे हैं, इसमें इनलेट करा रहे हैं, और दूसरी ऑपोजिट साइड से आप हॉट एयर स्ट्रीम दे रहे हैं, जेट। तो बहुत तेज़ी से जब हॉट एयर जाएगी और फिर ऊपर से ये गिर रहा है स्लरी आपकी, यानी सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर है, वो गिर रही है, तो क्या होगा कि ड्राइंग प्रोसेस, स्प्रे ड्राइंग होती है, इसमें स्प्रे की तरह बनता जाएगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके अलग होते जाएंगे, उनके साथ जो वाटर है वो हॉट एयर की वजह से इवेपोरेट हो जाएगा, और इवेपोरेट हो जाएगा, जो भी वेपर बन रहा है वो किसी और इनलेट से बाहर ले लिया जाएगा, और जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे नीचे बैठते जाएंगे। तो इसमें भी हीट का अच्छा यूज़ हो रहा है स्प्रे ड्राइंग में। फ्यूजन एक प्रोसेस है जिसमें सॉलिड से लिक्विड बदल देते हैं, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होता है, यानी पिघलना, मेल्ट हो जाना।
फ्यूजन में मेल्टिंग प्रोसेस होती है। मेल्टिंग हम यूजुअली क्यों करते हैं? इम्प्योरिटीज़ हटाने के लिए। मान लीजिए कोई सॉलिड मैटर है, उसके अंदर इम्प्योरिटी है, अगर वो फ्यूज़ हो सके, मतलब मेल्ट हो सकता है, तो उसको हम हीट करके, उसको मेल्ट करके, उसको अलग कर लेंगे, और जो नीचे प्रेसिपिटेट होगा सॉलिड का वो अलग कर लेंगे। तो ऐसे इम्प्योरिटी फ्यूजन में भी हटाई जाती है। और एक प्रोसेस है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या करेंगे? वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ अगर है या वॉलेटाइल कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर, तो उनको वो करने के लिए, अलग करने के लिए, वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ या कंपोनेंट्स को रिमूव करने के लिए हम कैल्सिनेशन का यूज़ करेंगे। इसमें हीट देंगे और जो भी वॉलेटाइल मैटर है वो अपने आप उड़ जाएगा। इग्निशन अगर हम देखें तो इग्निशन यानी डायरेक्ट आपने हीट दे दिया, हीट हाई टेम्परेचर दिया, इग्नाइट किया उसको, और फिर जो किस में करेंगे? एक्चुअली ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के लिए करते हैं। इग्निशन में ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं, आपने उनको हीट किया, हीट करने के बाद उसमें सारा कार्बोनेशियस मैटर जो था, कार्बन से बनी जितनी चीज़ें सब उड़ के सब जल गई। जो लास्ट में बचता है वो बचता है सिर्फ ऐश, यानी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, ऐश बचेगी। तो वो हमें जब ऑब्टेन करना हो तो ऐसे केस में इग्निशन यूज़ करते हैं। डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है, उसको हम किसी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, वो बड़ा, उसमें बड़े सारे डायग्राम है, वो समझाऊंगा मैं। तो ये एक छोटा सा चैप्टर था हीट प्रोसेसेस, इसमें हमने काफ़ी कुछ जान लिया हीट के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।